अगर आप भारत में रहते हैं तो आपका दिन किसी न किसी मौका पर टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के किसी न किसी प्रोडक्ट से जरूर जुड़ता है। सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियों पर नजर डालें तो टाटा मोटर्स, हवा में उड़ते हुए तैयारों को देखें तो एयर इंडिया, और यहाँ का आइकॉनिक ताज होटल जो पूरी दुनिया में मशहूर है, वो भी टाटा ग्रुप के तहत है। ताकत से लेकर फैशन तक और चाय से लेकर नमक तक, हर जगह टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का ही राज है। पूरे भारत में छोटी बड़ी 100 से ज्यादा कंपनियां हैं जो टाटा ग्रुप के तहत आती हैं। अब यहाँ आपको लगता होगा कि ये सारी कामयाबी रतन टाटा की हिम्मत और विजन की बदौलत आई है। हाँ, उनका हिस्सा तो जरूर है, लेकिन ये एम्पायर जो आज हम देखते हैं, इसकी कामयाबी की कड़ियाँ 150 सालों पीछे जाकर मिलती हैं। आज की इस वीडियो में हम इस कहानी को खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे एक विजनरी ने अपने ख्वाबों को हकीकत बनाया और टाटा ग्रुप को एक आलमी ताकतवर इदारा बनाया। ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, टाटा ग्रुप के प्रोडक्ट्स 150 से ज़्यादा ममालिक में एक्सपोर्ट होते हैं, जबकि 100 से ज़्यादा ममालिक में टाटा ग्रुप अपने ऑपरेशंस खुद मुनज़्ज़म करता है। 2024 के अंदाज़ों के मुताबिक टाटा ग्रुप का कैपिटल 403 अरब डॉलर्स है, जो भारतीय करेंसी में 33,500 अरब, जबकि पाकिस्तानी रुपए में इतना बनता है कि ये पाकिस्तान का कर्जा 2 दफ़ा अदा कर सकता है। गाड़ियां हो या ज्वेलरी, नमक हो या चाय, एयरलाइन इंडस्ट्री से लेकर रियल एस्टेट सर्विसेज तक, टाटा ग्रुप 24 से ज्यादा प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में अपने कदम जमा चुका है। कामयाबी के इस सफर का आगाज रतन टाटा के दादा नहीं बल्कि परदादा जमशेद जी टाटा ने आज से 156 साल पहले सिर्फ 21,000 रुपए से किया था। जमशेद जी ने अपने वालिद के साथ कॉटन की तजारत शुरू की और 1868 में उन्होंने खुद अपनी ट्रेडिंग कंपनी की बुनियाद रखी। जो कॉटन वो बेचते थे वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट होती थी और इसमें से कुछ टेक्सटाइल मिल्स खरीद कर कपड़े की सूरत में बेचते थे। इस तरह जमशेद जी को आइडिया आया कि कॉटन बेचने के साथ साथ वो एक टेक्सटाइल मिल भी लगा लें, लेकिन मिल लगाने के लिए एक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी और इतने पैसे एक नए बिजनेस में लगाना काफ़ी रिस्की था। उस वक्त एक ऑयल मिल काफ़ी नुकसान में जा रही थी और आखिरकार वो बैंकरप्ट हो गई, तो उन्होंने सस्ते दामों में वो ऑयल मिल खरीदी और उसे कॉटन मिल में तब्दील करके चलाने लगे। इस मिल का नाम अलेक्जेंड्रा रखा गया। 2 सालों के बाद उन्होंने वो मिल जो नुकसान में जा रही थी उसको मुनाफे में बेचकर एक नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए इतने पैसे जमा कर लिए। उस वक्त बॉम्बे कॉटन मार्केट का मरकज था, जिसे कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। जमशेद जी का ताल्लुक खुद भी बॉम्बे से था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी नई कॉटन मिल बॉम्बे से 770 किलोमीटर दूर नागपुर में कायम की। इस नई मिल का नाम एम्प्रेस मिल रखा गया, जिस पर बॉम्बे के लोगों ने उन्हें कॉटन मार्केट से इतनी दूर मिल बनाने पर तनकीद का निशाना बनाया। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि जब बॉम्बे कॉटन मार्केट का मरकज है तो जमशेद जी ने नागपुर में मिल कायम क्यों की। लेकिन वक्त ने साबित किया कि जमशेद जी का ये फैसला बहुत अच्छा था। पहली बात ये कि खाम माल यानी कॉटन की फसलें ज्यादातर नागपुर के करीब होती थी, जिसकी वजह से खाम माल की सप्लाई का उनको कोई बस्ता नहीं होता था। दूसरा सबब पानी की सप्लाई थी, क्योंकि कॉटन को कपड़े में तब्दील करने के लिए पानी की बड़ी मकदार की जरूरत होती है और नागपुर के करीब कई दरिया और झीलें हैं, जिनकी वजह से पानी की फराहमी का कोई मसला नहीं था। तीसरी वजह मजदूरों की दस्तयाबी थी, क्योंकि बॉम्बे जैसे बड़े शहरों में मजदूरों की मांग ज्यादा थी, इसलिए वहाँ अक्सर मजदूरों की कमी होती थी और शहर में कीमतें ज्यादा होने की वजह से उनका मुआवजा भी ज्यादा होता था। लेकिन नागपुर में बेरोजगारी की वजह से यहाँ मजदूर कम कीमत पर दस्तयाब थे। अब चूंकि इस इलाके में पहले कोई कॉटन मिल नहीं थी, इसलिए वहाँ के मजदूर ज्यादातर तरबियत याफ्ता नहीं थे। उन्हें काम करने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ती थी। जमशेद जी ने देखा कि वर्कर्स काम पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, अक्सर छुट्टी कर लेते हैं और ज्यादातर दिनों में भी ऐसा होता है कि 20% तक वर्कर्स भी छुट्टी पर होते हैं। ये बात जमशेद जी टाटा को बहुत परेशान करती थी, लेकिन उन्होंने इस मसले का हल ढूंढने के लिए आज से 150 साल पहले एक ऐसा तरीका अपनाया जो आज के दौर में भी तसव्वुर करना मुश्किल नजर आता है। उन्होंने वर्कर्स को डांटने या उनकी तनख्वाहें काटने की बजाय उन्हें मजीद सहूलियात देने का फैसला किया। उन्होंने एक ऐसी स्कीम मुतारिफ करवाई कि उनकी फैक्ट्रीज के तमाम वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलेगी, उनकी मेडिकल इंश्योरेंस भी की गई और उनकी तफरीह के लिए स्पोर्ट्स डे और फैमिली डेज भी रखे गए। ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने वाले वर्कर्स को सबके सामने
इनाम भी दिया जाता था। यानी ये सब कुछ आज के दौर में तो समझ आता है, लेकिन उस दौर में ऐसा करना किसी ख्वाब से कम नहीं था। और मजे की बात ये थी कि उनकी ये स्कीम कामयाब भी हो गई। वर्कर्स खुद को अहम महसूस करने लगे और वो कंपनी को अपनी कंपनी समझकर काम करने लगे। जमशेद जी का मानना था कि भारत को मजबूत बनाने के लिए हर चीज़ का भारत में ही तैयार होना ज़रूरी है, और अपने इसी मिशन के साथ वो कोशिशें करते गए। उन्होंने मजीद कंपनियां लगाना शुरू कर दी। उस वक्त सिल्क को बहुत कीमती कपड़ा समझा जाता था, और इसमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन सिल्क फ्रांस से दरामद होता था। फ्रांसीसी सिल्क वर्म्स पूरी दुनिया में बेहतरीन सिल्क पैदा करने के लिए मशहूर थे। जमशेद जी फ्रांस गए और वहाँ से फ्रांसीसी सिल्क वर्म्स की नस्ल भारत में ले आए। लेकिन मसला ये था कि ये सिल्क वर्म्स सिर्फ यूरोप के मौसमी हालात में ही अच्छी पैदावार देने की सलाहियत रखते थे। भारत में उनका जिंदा रहना काफ़ी मुश्किल था। इसलिए उन्होंने बेंगलोर में एक सिल्क फार्म कायम किया, जिसका मौसम उन खास सिल्क वर्म्स के लिए निस्बतन बेहतर था, लेकिन मुकम्मल तौर पर मुनासिबत नहीं रखता था। शुरू में उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि सिल्क वर्म्स में अक्सर बीमारियां पैदा हो जाती थीं। इन मसाइल को हल करने के लिए पहली बार कंट्रोल्ड माहौल में सिल्क वर्म्स की फार्मिंग का तस्वुर भी जमशेद जी टाटा ही लेकर आए। खुशकिस्मती से यह तजर्बा कामयाब हो गया, और इस तरह जमशेद जी ने टाटा सिल्क की सूरत में भारत को बेहतरीन सिल्क बनाने के काबिल बना दिया। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े सिल्क प्रोड्यूसर्स में से एक है, और ये सब उन पहले तजर्बात, अनोखे ख्यालात और तहकीक की वजह से मुमकिन हो पाया है। उस वक्त भारत में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। जमशेद जी ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को हदफ बनाया और 1885 में पौंडीचेरी में एक कंपनी बनाई, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारतीय टेक्सटाइल्स को फ्रांसीसी कॉलोनियों में मुतारफ करवाना था। लेकिन ये ख्याल कम डिमांड की वजह से कामयाब नहीं हो सका। कपास के अलावा वो अपना नेटवर्क और भी बढ़ाना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वह मुकम्मल तौर पर भारत में ही तैयार हों। उनके कुल 4 ख्वाब थे: आयरन और स्टील की मैन्युफैक्चरिंग, होटल, तालीम और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। उनमें से सिर्फ होटल ही वो ख्वाब था जिसको वो पूरा होते देख पाए, और ये था दी ताज महल होटल, जो 1903 में मुकम्मल हुआ था। जब ताज महल होटल पहली बार खोला गया तो यह भारत का पहला होटल था जिसमें बिजली का कनेक्शन था। इसके अलावा अमेरिकी वेंट्स, जर्मन एलिवेटर्स और टर्किश बाथ भी इसमें इंस्टॉल किए गए। शुरू में ताजमहल होटल के कमरों का किराया सिर्फ 13 रुपए था, जिसमें अटैच बाथरूम्स भी शामिल थे। ताजमहल होटल खोलने के पीछे क्या वजह थी, इसके बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। कहा जाता है एक बार जमशेद जी को मुंबई के मशहूर वॉटसन होटल में जाने की इजाज़त नहीं मिली थी, क्योंकि वो सिर्फ बरतानवी बाशिंदों के लिए बनाया गया था। इसी वजह से उन्होंने ताजमहल होटल बनाने का फैसला किया। लेकिन इस कहानी को चार्ल्स एलियन नामी एक मुसन्निफ ने झूठा करार दिया और लिखा कि जमशेद जी इतनी छोटी बात को दिल पर नहीं ले सकते थे, बल्कि उन्हें अपने शहर मुंबई से काफ़ी लगाव था और वो अपने होम टाउन को एक तोहफा देना चाहते थे। ताजमहल होटल को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि उसके हर कमरे से समंदर का मंजर इस तरह नजर आता था कि महसूस हो जैसे होटल समंदर के ऊपर तैर रहा है। उस दौर में बरतानवी तेजी से पूरे बरतानवी भारत में रेलवे नेटवर्क कायम कर रहे थे, जिसमें लगने वाला हजारों लाखों टन लोहा बरतानिया से दरामद किया जाता था। जमशेद जी का ख्वाब था कि वो भारत में ही स्टील तैयार करें। इसके तहत उन्होंने पूरे भारत में स्टील बनाने के लिए आयरन रिजर्व्स की तलाश शुरू कर दी। 17 साल तक ये तलाश जारी रही और आखिरकार बंगाल में आयरन रिजर्व्स मिल गए। 1895 में स्टील प्लांट का आगाज कर दिया गया, लेकिन बदकिस्मती से स्टील बनते हुए देखना जमशेद जी के नसीब में नहीं था। 1904 में जमशेद जी का इंतकाल हो गया और उनके अधूरे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उनके बेटे दोराबजी टाटा को मैदान में आना पड़ा। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए 1907 में आयरन एंड स्टील मिल कंपनी कायम कर दी गई, जिसे आज टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। ये एशिया का पहला स्टील प्लांट था और वर्ल्ड वॉर में इसी प्लांट के जरिए बरतानवियों ने अपनी स्टील की डिमांड को पूरा किया। दोराबजी टाटा की सरबराही में टाटा ग्रुप मजीद तेजी से तरक्की करने लगा। 1910 में टाटा पावर के नाम से भारत की पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी कायम कर दी गई, जहां कुदरती वाटरफॉल्स और मसनूई झीलों की मदद से बिजली पैदा होने लगी और कई बड़ी सनतों को इसी पावर प्लांट से बिजली की फराहमी शुरू कर दी गई। इस वक्त क्योंकि साइंस पूरी दुनिया में तरक्की कर रही थी और टाटा ग्रुप भारत को किसी सूरत पीछे नहीं देखना चाहता था,
اس لیے انہوں نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس بنگلور کی بنیاد رکھی تاکہ سائنس اور تحقیق کے میدان میں دنیا کا مقابلہ کیا جا سکے، اور اسی انسٹیٹیوٹ نے بھارت کو اپنا پہلا کمپیوٹر، پہلا ایئر کرافٹ بنانے میں کافی مدد بھی کی۔ ٹاٹا گروپ خود ہی ترقی نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ ورکروں کے لیے بھی ایسی سہولتیں لا رہا تھا جو دنیا کی کوئی کمپنی نہیں اپنا رہی تھی۔ ورکروں کی شفٹ کو 8 گھنٹے تک محدود کیا گیا تاکہ وہ جلدی فارغ ہو کر گھر واپس جائے اور اپنی فیملیز کے ساتھ وقت گزارے، اور آج ٹاٹا کی یہ پالیسی جو آج سے 100 سال پہلے متعارف کروائی گئی تھی، پوری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ 1932 میں دوراب جی ٹاٹا کا انتقال ہو گیا، لیکن 28 سالوں میں انہوں نے ٹاٹا گروپ کو سٹیل، پاور، سائنس اور کئی دیگر چیزوں سے نواز دیا۔ دوراب جی کے بعد ٹاٹا گروپ کی ذمہ داریاں ان کی ایک فیملی ممبر جے آر ڈی ٹاٹا کے ہاتھوں میں آ گئیں۔ جے آر ڈی ٹاٹا ایویشن میں تجربہ رکھتے تھے، اس لیے کنٹرول سنبھالتے ہی انہوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ بھارت کو اپنی ایئر لائن دیں گے۔ جے آر ڈی ٹاٹا نے ٹاٹا ایئر لائن کی بنیاد رکھی جو کسی انقلاب سے کم نہیں تھا۔ بھارت کو اپنی ایئر لائن مل چکی تھی جس کی پہلی فلائٹ کو خود ایک پائلٹ کے طور پر جے آر ڈی ٹاٹا نے اڑایا۔ جے آر ڈی ٹاٹا نے بھارت کے پہلے کمرشل پائلٹ ہونے کا اعزاز بھی اپنے نام کیا، لیکن 1947 میں آزادی ملنے کے بعد بھارت میں موجود کئی صنعتوں کو بھارتی حکومت نے اپنے کنٹرول میں لے لیا، جن میں ٹاٹا ایئر لائن بھی شامل تھی، اور اس کا نام تبدیل کر کے ایئر انڈیا رکھا گیا۔ اب باری تھی کیمیکل انڈسٹری کی۔ جے آر ڈی ٹاٹا نے محسوس کیا کہ بھارت میں کیمیکل انڈسٹریز تو موجود ہیں، لیکن ان کو اپنا کام مکمل کرنے کے لیے زیادہ تر اہم کیمیکلز دوسرے ممالک سے درآمد کرنا پڑتے ہیں، جیسے کہ گلاس، صابن اور سرف جیسے مصنوعات کے لیے کاسٹک سوڈا اور سوڈا ایش کی ضرورت تھی، مگر یہ کیمیکلز بھارت میں تیار نہیں ہوتے تھے اور ان کو دوسرے ممالک سے درآمد کیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے 1939 میں ٹاٹا کیمیکلز کے نام سے ایک کمپنی کھولی گئی جو بھارت کے لیے تمام کیمیکلز خود تیار کرتی تھی۔ اس کمپنی نے فرٹیلائزرز اور دیگر سیکٹرز میں بھارت کو ترقی دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد ایک بار پھر جے آر ڈی ٹاٹا نے ٹرانسپورٹیشن کا رخ کیا اور ٹرکس اور انجن بنانے والی ایک کمپنی کی شروعات کی جسے آج ہم ٹاٹا موٹرز کے نام سے جانتے ہیں۔ ٹاٹا موٹرز کئی ماڈلز کی گاڑیاں، ٹرکس اور دیگر وہیکلز بناتا ہے۔ ٹاٹا موٹرز آج بھی بھارت کی موٹر انڈسٹری میں ایک بڑا نام ہے اور یہاں سے گاڑیاں جنوبی افریقہ تک ایکسپورٹ کی جاتی ہیں۔ 1960 میں جب کمپیوٹرز اور ٹیکنالوجیز کی طرف دنیا بڑھنے لگی تو ٹاٹا گروپ بھی پیچھے نہ رہا۔ انہوں نے بھارت کی سب سے پہلی سافٹ ویئر اور آئی ٹی کمپنی ٹی سی ایس یعنی ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز قائم کی۔ 1984 میں جے آر ڈی ٹاٹا نے محسوس کیا کہ بھارت میں لوگ چائے کے بہت شوقین ہیں، اس لیے ٹاٹا گروپ نے چائے کی طلب کو پورا کرنے کے لیے ایک قدم اٹھایا۔ انہوں نے ٹاٹا ٹی کے نام سے ایک کمپنی شروع کی اور وہ کمپنی دنیا کی چائے بنانے والی کمپنیز میں آج ایک بڑا نام ہے۔ جے آر ڈی ٹاٹا اب بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے کاروبار کی کمان سنبھالنے کے لیے اپنی زندگی میں ہی ایک فیملی ممبر کو امریکہ سے بھارت بلایا۔ یہ فیملی ممبر کوئی اور نہیں بلکہ سر رتن ٹاٹا تھے۔ ابتدا میں رتن ٹاٹا کو صرف ٹاٹا اسٹیل میں ذمہ داریاں دی گئیں اور انہوں نے ٹاٹا اسٹیل کو خسارے سے نکال کر منافع تک پہنچا دیا۔ جے آر ڈی ٹاٹا بہت متاثر ہوئے اور اسی وجہ سے 1991 میں رتن ٹاٹا کو ٹاٹا گروپ کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ رتن ٹاٹا چونکہ جدید دور کے آدمی تھے، اس لیے وہ ہر چیز میں ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے چیئرمین بننے کے بعد یہ سوچا کہ ٹاٹا موٹرز گاڑیاں اور ٹرکس تو بنا ہی رہی ہے، لیکن آج بھی کوئی ایسی گاڑی نہیں ہے جس کی مکمل مینوفیکچرنگ بھارت میں ہو، یعنی کچھ نہ کچھ پارٹس باہر سے درآمد کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اس لیے ٹاٹا موٹرز نے ایک نیا کار مینوفیکچرنگ پلانٹ لگایا اور 1998 میں بھارت کی پہلی گاڑی انڈیکا کو لانچ کیا گیا۔ ٹی سی ایس جو پہلے ہی بیسک ڈیٹا انٹری اور مینجمنٹ کا کام کرتی تھی، اسے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پر منتقل کر دیا گیا اور اسے دنیا کی لیڈنگ سافٹ ویئر کمپنیز کی فہرست میں لا کھڑا کیا۔ رتن ٹاٹا کے تحت ٹاٹا گروپ نے دنیا کے مشہور برانڈز کو خریدنا شروع کر دیا۔ ٹاٹا نے اپنے وقت کی مشہور ٹی کمپنی ٹیکلے ٹی کو خرید لیا، ٹاٹا اسٹیل نے کورس گروپ کو اور ٹاٹا موٹرز نے جیگوار کو۔ ٹاٹا گروپ آج بھی تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں صرف بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ کسی ایک شخص کی محنت نہیں بلکہ 150 سال تک کئی لوگوں کے خون پسینے کا نتیجہ ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو بھی بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ کے محبت بھرے کمنٹس کا بہت شکریہ۔
मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।